अच्छा, तो वो जाते हुए अपनी हुकूमत जो है अपने गुलाम जो है स्लेव डिनासिटी को अपने गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सल्तनत जो है वो दे गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को जब अपनी वो सल्तनत दे गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुश होकर कहा, गुलाब खिले तो सांस लेना। जी से बनी गुलाम डिनासिटी 1206 से 1290, के से बनी खिलजी डिनासिटी 1290 से 1320, तो फिर टी से बनी तुगलक डिनासिटी 1320 से 1414 तक, एस से बनी सैयद डिनासिटी 1414 से 1451 तक, और एल से बनी लोधी डिनासिटी 1451 से लेकर 1526 तक। तो इन डिनासिटीज में जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला 1206 से 1210 पोलो खेलते हुए जो है वो 1210 में जो है चौगान, जिसका असल नाम था, पुराना नाम था, वो लाहौर में जो है मर गया। लाहौर में ही खेल रहा था, लाहौर में ही मर गया और अनारकली में दफन है। और अनारकली में दफन है और इसने कुतुब मीनार बनाया दिल्ली में, और कुतुब मीनार और जिसका दरवाजा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी बाद में बनवाएगा। और उसके बाद जो है 1210 में इसका बेटा आराम शाह आ गया, जिसे कत्ल करके शमसुद्दीन अल्तमश ने 1211 में जो है हुकूमत ली, और अपना जो कैपिटल था कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में लाहौर में था, उसने शिफ्ट कर दिया 1211 में दिल्ली में, और ये दिल्ली सल्तनत की बुनियाद पड़ गई। और 1211 से 1236 तक ये लॉन्गेस्ट रूलर रहा स्लेव डिनासिटी का। और इसने 1211 से लेकर इसके दौर में चंगेज खान ने भी हिंदुस्तान पर हमले किए, लेकिन इसने अपने आप को उससे आइसोलेट रखा। और इसने सिल्वर टांका और कॉपर कॉइन्स की बुनियाद रखी, जो बाद में जो है कॉइन रुपये की वजह बने। और इसने जो है ये निजामुद्दीन औलिया का कंटेम्परेरी था और अमीर खुसरो का कंटेम्परेरी नहीं था। और जो है उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश के बाद जो है हमारे पास रजिया सुल्ताना, जो कि इसकी बेटी, हिंदुस्तान की पहली औरत हुक्मरान आई। और उसके बाद जो है औरत हुक्मरान के बाद 1236 से 1240, उसके बाद नॉन इंपॉर्टेंट रूलर तीन आए, नासिरुद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन जो बहरोज, तो ये नॉन इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद एक गयासुद्दीन बलबन एक हुक्मरान आया। गयासुद्दीन बलबन ने जो है, जिसने आयरन और ब्लड पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई और अपने आप को जिले इलाही कहलवाया, और इसने दीवाने अरीज की भी बुनियाद रखी। दीवाने अरीज की भी गयासुद्दीन बलबन ने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, और 1287 तक ये हुक्मरान रहा। और 1287 के बाद जो, और इसने जो है वो अपना जो है ना आयरन और ब्लड पॉलिसी यही कि लोहे के जरिए से या खून बहाकर अपने आप की हुकूमत को स्टैब्लिश रखना। उसके बाद जो है 1290 में खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डिनासिटी की बुनियाद रखी। और फिर उसका जो दामाद था 1296 में उसने उसको कत्ल किया, अलाउद्दीन खिलजी। और 1296 से लेकर 1316 तक हुक्मरान रहा। उसने प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस की। उसके बाद बैटल ऑफ अमरोहा में 1306 में जो है मंगोलों को शिकस्त दी। और उसके बाद जो है पहला हुक्मरान था जिसने साउथ की तरफ मार्च किया। और 1316 में जब ये मरा तो फिर उसके बाद जो है मलिक कफूर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आया, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हुआ। और 1320 में तुगलक गयासुद्दीन तुगलक जो दीपालपुर का गवर्नर था, उसने तुगलक डिनासिटी की बुनियाद रख दी। और ये तुगलक डिनासिटी जो है, तुगलक डिनासिटी जो है ये 1320 से लेकर 1414 तक रही, जिसकी बुनियाद गयासुद्दीन तुगलक ने रखी। और इसका फिर बेटा 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, जो मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट जिसे कहते हैं, और जिसके दौर में इब्ने बतूता फेमस ट्रैवलर भी इंडिया में आया। और इसने जो है दिल्ली से दौलताबाद 2 साल के लिए कैपिटल भी शिफ्ट किया। और उसके बाद जो है इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने चाइना के साथ ताल्लुकात भी स्टैब्लिश किए। ये पहला रूलर है हिंदुस्तान का। और स्लेव डिनासिटी में या दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा एरिया था वो किसका था जी? इसी के दौर में, मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में था। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद इसका कजन फिरोज शाह तुगलक आया। फिरोज शाह तुगलक जो था, इसने इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया। इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के अलावा इसने जो है इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करने के अलावा इसने फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान जो है वो बनाया। दीवाने बंदगान जो है वो सेपरेट इंस्टीट्यूट फॉर स्लेव्स था। दीवाने बंदगान के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है नासिरुद्दीन तुगलक आया, जो लास्ट रूलर है तुगलक डिनासिटी का, जिसके दौर में 1398 में तैमूर लंग ने, अमीर तैमूर लंग जो के बहुत बड़ा एक जो है कंकरर था, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया और 1398 में, और जाते हुए सल्तनत इसी को वापस दे गया। लेकिन ये डिनासिटी 1414 में एंड हो गई। और जो मुल्तान का गवर्नर था सैयद खिजर खां, उसने जो है सैयद डिनासिटी की बुनियाद रखी 1414 में। और उसके बाद इस डिनासिटी का लॉन्गेस्ट और फेमस रूलर जो है मुबारक शाह है, जो दूसरा रूलर है। उसके बाद 1451 में ये डिनासिटी खत्म हुई और बहलोल लोदी, जो बहलोल लोदी था, उसने जो है लोदी डिनासिटी की बुनियाद रखी। और इस डिनासिटी के 3 रूलर हैं, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और
जो है इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को फरगना का जो जहीरुद्दीन बाबर था, उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत जो दिल्ली से नॉर्थ जो है 90 किलोमीटर जो है, उसने जो है पानीपत के फर्स्ट 1526 में पानीपत की बैटल में शिकस्त देकर जो है दिल्ली सल्तनत को इख्तिताम कर दिया। और ये लोदी डायनासिटी वाहिद अफगानी डायनासिटी थी, तो और मौलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। और उसने 3 बैटल लड़ी, केसीजी, खानवा, चंदेरी और घाघरा। खानवा राणा सांगा और मेवाड़, और चंदेरी मेदिनी राय ऑफ मालवा, और घाघरा जो है मोहम्मद लोदी के साथ। तो ये 3 जगहों में वो फातेह हुआ, और उसके बाद 1530 में वो मर गया। और ये ओनली रूलर है जो सब कॉन्टिनेंट से बाहर काबुल में दफन है। और उसके बाद जो है इसने जो है बाबरनामा चागाताई तर्किश लैंग्वेज में लिखा, जो कि ऑटोबायोग्राफी है। और इसने बाला हिसार फोर्ट केपी के पेशावर में बनाया। और उसके बाद जो है इसका बेटा नासिरुद्दीन हुमायूं 1530 से 1540 पहला दौर, जिसने जो है 2 बैटल लड़ी, चूदा और कानूज। शेर शाह सूरी दोनों हार गया। और इसने फिर जो है यहाँ से जाता हुआ सिंध के रास्ते उमरकोट में जो है 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के वतन से जो है इसका बेटा अकबर पैदा हुआ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो पैदा हुआ। तो जलालुद्दीन, और उसके बाद वो तशाम पवन ईरान का जो हुक्मरान था उसके पास चला गया। और फिर इसने 1545 में दोबारा काबुल को अनेक्स कर लिया अपने भाई कामरान मिर्जा से। वो ये कामरान मिर्जा वही है जिसके नाम पर ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ लाहौर कामरान बरादरी है। उसके बाद जो है इसने कंधार को अनेक्स किया और ईरान को दे दिया। और उसके बाद फिर जो है 1555 में हिंदुस्तान में उस वक्त 1540 में जो है शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम जो है फरीद खान था, जिसने कॉइन रूपी की बुनियाद रखी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड की बुनियाद रखी, जिसने लाहौर हाईवे बनाया। ये वो जो बंदा था उसने जिसने रोहतास फोर्ट जेलम डिस्ट्रिक्ट काहान रिवर पर टोडरमल के जरिए से बनवाया था, उसने जो है वो जो है 1545 में जो मर गया था, उसका बेटा जो है इस्लाम शाह सूरी 1545 से लेकर 1553 तक रहा। और उसका आखिरी जो हुक्मरान था अलेक्जेंडर सूरी, जैसे सिकंदर शाह सूरी कहते हैं, उसे 1555 में नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं ने हराकर दिल्ली सल्तनत वापस ले ली और मुगल रूल को दोबारा एस्टैब्लिश कर दिया 1555 में। लेकिन 1556 में जो है शाह मंडल लाइब्रेरी से ये गिर कर जो है ये मर गया। उसका जो 13 साल बेटा था, जो 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट के इलाके में पैदा हुआ था, वो हुक्मरान बन गया। और इसका जो बैराम खान था 1556 में, उसने हिमू के खिलाफ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और जीत गया और अकबर को जो है सस्टेन किया। अकबर का इरा जो है 1556 से लेकर 1605 तक रहा। इसने जो है आगरा फोर्ट बनाया, इसने जो है कैपिटल 14 साल के लिए लाहौर में रखा। इसने जो है दीन इलाही इंट्रोड्यूस किया, जिसकी मुखालफत शुरू में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने की, और बाद में जो है हजरत मुजद्दिद अली सानी सर अहमद हिंदी जो 1564 में पैदा हुए, उन्होंने भी की। और ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है नक्शबंद सिलसिले का बानी है। और इसने जो है फतेहपुर सिकरी बनाया, बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर द ग्रेट ने। और इसके बाद जो है 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाट में इसने राणा प्रताप को जो है सबड्यू किया। उसके बाद सीज ऑफ चित्तौड़ की इसने जो है ये सारा करने के बाद 1605 में ये मर गया, और अब 1605 तक हो गया। ठीक है, कितनी देर लगी है? हैं? नहीं, नोट नहीं किया। अच्छा अच्छा, समझ आई है। जहां तक पढ़ा है बस देखो, 5 मिनट का पढ़ा है हमने। है 5 मिनट का पढ़ा है हमने, सिर्फ और सिर्फ। हाँ, ख्वाजा नाजमुद्दीन तो हमारा उसका निजामुद्दीन औलिया जो है ये उसका टेम्परेरी है, शमसुद्दीन अल्तमश का। 1211 से 1236। अच्छा, चलो चेक करते हैं। ठीक, हाँ तो मीर खुसरो नॉट कंटेम्प्ट, चलो देखते हैं। अच्छा जी, आज हमारा जी 1605 जो है में अकबर जो है वो मार गया। और अकबर जी कहाँ पर दफन है? अकबर जो है सिकंदरिया नियर आगरा। ठीक है जी। और जो है उसके बाद आ गया जहांगीर। शहजादा शहजादा सलीम, और ये रहा 1605 से लेकर
1627 तक, 1627 में ये मर गया। और इसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने बाप का मकबरा बनाया, बिल्ट अकबर टॉम्ब, नेयर आगरा इन सिकंदरिया। ठीक है जी, पहले नंबर पर। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हिरन मीनार बनाया, शेखुपुरा में। हिरन मीनार, ठीक है जी। एक पेट के लिए, पेट कहते हैं पालतू जानवर को, पालतू जानवर के लिए शेखुपुरा में हिरन मीनार बनाया। और पेंटिंग reached at its zenith in जहांगीर इरा। एक सवाल आता है बुक में और उसके बारे में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी आर्किटेक्चर जो है रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स इन विच इरा, जहांगीर के इरा में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा, अपने अरूज पर, जेनिथ पर पहुंचा, या जहांगीर के दौर में, या शाहजहां के दौर में, या अकबर के दौर में, या कब? तो भाईजान अकबर को तो फौरन एलिमिनेट कर दो, अकबर ने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, ठीक है जी। और अकबर से पहले वालों ने भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, और औरंगजेब की भी कंस्ट्रक्शन में कोई इतनी ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है जी। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो शाहजहां की है, ठीक है जी। और हाँ, इसके दौर में पेंटिंग, क्योंकि पहले इससे पेंटिंग जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में बनती थी, इसने शहनशाहों की पेंटिंगें बनवाना शुरू की। तो पेंटिंग्स आप कह सकते हो कि अपनी जेनिथ को पहुंची, अपने अरूज को पहुंची, अरूज को पहुंची, जेनिथ का मतलब अरूज को पहुंची जहांगीर इरा में। उसके बाद यहां पर हम एक जो है सप्लीमेंट्री जो है एक चीज लिखते हैं, वो सप्लीमेंट्री क्या जी? सिख रिलीजन। सिख रिलीजन में फाउंडर कौन है जी? बाबा गुरु नानक देव सिंह, ठीक है जी। कब से कब तक? 1469 से लेकर 1539 तक, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ईयर नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, बाबा गुरु नानक देव जो है इसने सिखिज्म की बुनियाद रखी। इसके बाद जो है इधर गुरु का कॉन्सेप्ट आ गया, तो फिफ्थ सिख गुरु, फिफ्थ अर्जुन देव, सिक्स हरगोबिंद सिंह, नाइन्थ गुरु तेज बहादुर, ठीक है जी। आपने अभी आपके जिम्मे काम ये है कि आपने ये जो मैं फैक्ट्स लिखता जा रहा हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ये फैक्ट्स मैं डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करने की कम से कम कोशिश करते होंगे कि यार हम इसकी तरह हम भी जो है, फिर इन फैक्ट्स के ऊपर जब मैं एक स्टोरी बिल्ड करूंगा तो फिर जो है अगर जिसको फैक्ट्स नहीं आते होंगे ये, वो ये स्टोरी नहीं समझ सकेगा। यू गॉट इट और नॉट? ठीक है जी। तो आपको ये फैक्ट्स इस तरीके से आने चाहिए जैसे मुझे आते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर जब मैं स्टोरी बता रहा हूँ तो फिर मैं ये सारी चीजों को ऑक्सिलरी तौर पर यूज कर रहा हूँ, और इन्हीं के ऊपर मैं एक स्टोरी बेस करके आपको पूरी इंडो पाक हिस्ट्री करवा दूंगा, ठीक है जी। और मेरा सब्सिक्वेंट मेरे टॉपिक्स क्या रहेंगे? एक मेरा टॉपिक रहेगा दिल्ली सल्तनत, ठीक है जी। या अगर मैं
ओवरऑल देखूं तो एक मेरा टॉपिक रहेगा प्री मेडिवल, ठीक है जी, या अर्ली मेडिवल जिसे कहते हैं, और उसके बाद जो है मेडिवल, और उसके बाद जो है मॉडर्न, और उसके बाद कंटेम्परेरी। ठीक है जी। तो अब हम ये कौन सी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, मेडिवल पढ़ रहे हैं, या इसे आप जो है मुगल को वैसे सेपरेट रखते हैं वो, क्योंकि मुगल को आप मेडिवल नहीं कह सकते, क्योंकि स्पेशली अकबर के दौर को आप मेडिवल नहीं कह सकते। ठीक है जी, दिल्ली सल्तनत तक आप जो है वो कह सकते हो, क्योंकि अकबर ने आकर मॉडर्न चीजें जो है वो काफी इंट्रोड्यूस की। मिडिवल पीरियड बेसिकली कहते हैं कि जो जहां पर जो है ना वो ना हो, बिल्कुल तरक्की ना हो, बैकवर्डनेस हो, कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, उसको कहते हैं मिडिवल पीरियड। ठीक है जी। तो और जो मॉडर्न पीरियड होता है जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाती है, इसको मॉडर्न कहते हैं। तो ये हमने खुद ही डिसाइड करना होता है यार, कौन सा हमारे हिस्ट्री का पीरियड मेडिवल पीरियड है, कौन सा हमारा प्री मेडिवल पीरियड है, और कौन सा हमारा मॉडर्न पीरियड है, और कौन सा हमारा जो है कंटेम्परेरी पीरियड है, यानी जो चल रहा है। तो ये हमने खुद डिसाइड करना होता है। यूरोप के केस में हमने अच्छे तरीके से स्टैब्लिश किया उनका प्री मेडिवल कौन सा पीरियड होगा। उनका प्री डार्क एजिस 15वीं सदी से लेकर 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक, ठीक है जी, जब वहां पर पॉप की अथॉरिटी थी, उनका वो प्री मेडिवल पीरियड है। ठीक है जी, उनका प्री, उसके बाद उनका मेडिवल पीरियड जो है तकरीबन 1000 एडी से लेकर जो है 1492 तक के आप पीरियड को क्या कहोगे, जो है उसको कहोगे मेडिवल पीरियड। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है वहां पर क्या आया, मॉडर्नाइजेशन आई। ठीक है जी, रेनाइसेंस आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। ठीक है जी, मॉडर्नाइजेशन आ गई, और फिर उसके बाद जो है उनका कंटेम्परेरी तकरीबन चला 19वीं सदी में। ठीक है जी, 20वीं सदी में। ठीक है जी। तो हर जो इलाका है उसके अपने ये इराज होते हैं। ठीक है जी, ये नहीं है कि ये जी आप अर्ली मेडिवल क्या होता है तो समझ लो, मेडिवल होता है जब एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको उस पीरियड को कहते हैं मेडिवल पीरियड। तो अब हम ये मुगल एरा पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये इट इज बेसिकली सेंट्रल पॉइंट ऑफ मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है जी, मेडिवल और मॉडर्न का सेंटर आप इसे कह सकते हो, कि अब मेडिवल से निकल रहे हैं और मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसे डिस्टिंग्विश करके अलग से प्रोनाउंस किया जाता है मुगल एरा। ठीक है जी, हिस्ट्री में इसे अलग से जगह देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी इंटरव्यू में भी नहीं झुटलाएगा, और कहीं पर भी आपको ये नहीं झुटलाएगा, वो आपको ये आपके ऊपर कंपल्जन नहीं डालेगा कि यार आप मुगल पीरियड को मिडिवल में डालो, या प्री मिडिवल में डालो, या मॉडर्न में डालो। वो आपको कोई कंपल्जन नहीं कहेगा। अगर आप मुगल को सेग्रीगेट करके अलग से बता दोगे, दैट इज योर प्रेरोगेटिव। ठीक है जी, यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। अच्छा जी, तो ये कुछ सिखिज्म के मैंने लिखे हैं, कुछ चीजें मैं अभी इनको जो है वो, और 10th जो है ना सिख गुरु इनका कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब है। 10th सिख गुरु किधर है? अच्छा, 10th सिख गुरु, गुरु गुरु गोविंद। अच्छा चलो ये याद होगा, गोविंद गुरु। चलो मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, 10th गुरु ये है। ठीक है जी। अच्छा, अब गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनकी सेक्रेड बुक है। ठीक है जी, और ये जो सेक्रेड बुक है रिटन बाय अर्जुन देव, और कंपाइल्ड बाय गोविंद सिंह। ठीक है जी, और जो है वो
ये सेकंड गेम है, सेकंड गेम क्या? अच्छा, ये आपके सिख गुरु हो गए, ठीक है जी। और ये हो गया, अच्छा चलो आ जाएगा जा। अच्छा, उसके बाद जी आपने ये इसका देख लेना। अब हम जहांगीर को थोड़ा करते हैं कि अब जी अकबर के बाद कौन आ गया जी? जहांगीर। और जहांगीर का जो है, जहांगीर ने अपने बाप का मकबरा बनाया, हिरण मनार बनाया है शेखुपुरा में, और पेंटिंग जो है इसके दौर में रीच इट्स जो है जेनिथ। तो चौथा पॉइंट इसने क्या है? गुरु अर्जुन देव tortured and executed in Punjab. इन दिस era, ठीक है जी। तो ये भी एक कंफ्यूजन होती है पेपर करते हुए, तो इस ये कंफ्यूजन में भी मैं आपकी दूर करवा दूं कि एक्चुअली गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने ऑर्डर नहीं किया था कत्ल करने का, ठीक है जी। उसने सिर्फ और सिर्फ जो मुगल का ऑफिशियल ऑर्डर है उसने ये जारी किया था कि इसको पकड़ लो, लेकिन जो पंजाब का उस टाइम का गवर्नर था उसने अपने पर्सनल जो है अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इसे टॉर्चर किया और एग्जीक्यूट कर दिया। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ जी, ये आपके बात मैंने क्लियर कर दी, ठीक है जी। इसे टॉर्चर किया गया और इसके बारे में कहते हैं कि जी इसको रावी के जो है ना, रावी में जो है ना इसको डुबा दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद 5वें नंबर पर ये जहांगीर के बारे में आपका इसकी जो बेगम है नूरजहां, जिसका असल नाम है मेहरुन्निसा, ठीक है जी। और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है जी। असल में जो है ना वो ये अकबर वैसे शराब का बहुत बड़ा नशाई था, ठीक है जी। शराब बहुत ज्यादा पीता था, लेकिन ये जहांगीर जो था ना ये अपने दादे के ऊपर गया था। ये अफीम बहुत ज्यादा पीता था, ठीक है जी। अफीम और भंग, ठीक है जी। अफीम और भंग के नशे की वजह से तो इसके सारे की सारी एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली ये जो इसकी बेगम थी नूरजहां, तो ये चलाती थी। तो आफ्टर रजिया सुल्ताना अगर हम देखें, रजिया सुल्ताना ने तो सुल्तान का जो है टाइटल ले लिया था। इसके पास सुल्तान का टाइटल नहीं था, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल औरत थी। यानी दीवाने खास के भी मामला कौन डील कर रही होती थी? ये मेहरुन्निसा, ठीक है जी। वो जहांगीर जो है आपका नूरजहां हो गया, गुरु अर्जुन देव हो गया, पेंटिंग हो गई, हिरन मीनार हो गया, और बिल्ट अकबर फोर्ट हो गया। तो आपका ये वाला आ गया जी, गुरु अर्जुन देव को किसने जी एग्जीक्यूट किया? सिखिज्म का। अब इसमें हम देख लें पॉइंट हमारा, और कोई पॉइंट रहा है? अच्छा, जहांगीर के बारे में और आई थिंक कोई सवाल इसमें पीपीएससी में नहीं पूछा जाता, देख लेते हैं। तो ये ग्रुप शायद ये किसमें आता है? 10th में आता है? इसको जो है ना ये गुरु गोविंद जो है ना ये 10th कर दो फिर। और ये ग्रुप ये इनकी वो बुक कर लो। हाँ, इसने अपनी बायोग्राफी लिखी। हाँ, तजुके जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है जी। और 7वें नंबर पर
जो है इसके दरबार में 1608 में सर थॉमस हॉकिंस केम टू हिज दरबार। ठीक है, ये इसकी तस्वीर आपको मिलती है अभी। तो ये सर थॉमस हॉकिंस कौन है जी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट जरा मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा। फर्स्ट इंग्लिशमैन, फर्स्ट इंग्लिश मैन राल्फ फिच केम टू अकबर कोर्ट। ठीक है जी। पहला अंग्रेज जो है, अंग्रेज से मुराद बरतानिया, यूके। पहला अंग्रेज जो है वो अकबर के दौर में आया, और इसके दौर में जो है थॉमस हॉकिंस, और 8वें नंबर पर आखिरी सर थॉमस रो। सर थॉमस रो इन 1615 में केम टू जहांगीर कोर्ट एंड गेन कमर्शियल privileges to established factories। बस, ठीक है जी। ये अभी ना आप ये फैक्ट्स सिर्फ और सिर्फ अपने पास नोट डाउन करेंगे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे। तो क्योंकि अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज इंट्रोड्यूस की है, दैट इज सिख। ठीक है जी। अभी इसमें जब मैं ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहा हूँगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आपको कुतुब शाही डिनासिटी, आदिल शाही डिनासिटी, मरहटा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जो है आपके बंगाल, उसके बाद जो है आपका सारे के सारे पुर्तगाली, फिर उसके बाद आपके फ्रांसीसी, उसके बाद बरतानवी, ये सारे के सारे इंडिया में आ रहे होंगे। और इनको वजह क्या बनेगी वो भी आपको बताऊंगा कि जब सेंट्रल पावर कभी कभी कमजोर होती है, तो जो मेन जो पावर होती है जब वो उसका कोलैप्स होता है, तो फिर कहीं से दूसरे लोग जो है अपॉर्चुनिटी देखकर एक स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। और ये थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री में हमें ये चीज नजर आएगी, but we will establish it later because we need some facts, and that's why I'm writing the facts, and you have to memorize those facts। inshallah I will establish the remaining thing। तो मैं आपको जो भी ये सारी फैक्ट्स हैं इनके जरिए से मैं आपको एक ऐसी आपके अंदर स्केच और आपका हिस्ट्री डेवलप कर दूंगा कि जो आप भूलना भी चाहोगे तो इंशाल्लाह नहीं भूलेगी। ठीक है जी, इसकी तस्वीर बनाकर भेजो। अच्छा जी, सर जहांगीर को वालिद साहब से ये सारे तो मेरे एरिया की बात हो रही है। अच्छा, नुमान भेज दीजिए। अच्छा, ये हाँ वो असल में जो है ना, अकबर का एक बिशक लिखना है तो लिख लो। अकबर का जो पीर था ना, वो था सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती, तो उससे अकीदत की वजह से अपने बेटे जहांगीर को ये सलीम सल्लू सल्लू कहता था, और इसने सलीम इसका नाम भी रखा उसी की अकीदत की वजह से। ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना, वो इनका जो पीर था अकबर का, उसकी वजह से इसने सारा ये मामला किए थे। ठीक है, तो हम ये अच्छी तरीके से ये चीजें जो है ना
नॉट इम्पोर्टेंट है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको इस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है, तो इन फैक्ट्स के जरिए से हम इस्टेब्लिश कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो पहला नंबर का ये था हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ये अभी ये चीजों में आप ना पढ़ो, अभी मैं आपको बहुत कंफ्यूज करूंगा, ठीक है। अभी आप सादा चलो, ठीक है जी। एक वक्त आएगा, इधर हम मराठी लिखेंगे, इधर मैसूर लिखेंगे, इधर डच लिखेंगे, इधर फ्रांसीसी लिखेंगे, इधर ब्रिटेन लिखेंगे, इधर बंगाल लिखेंगे, इधर मुगल लिखेंगे और इधर सिख लिखेंगे, ठीक है जी। और इन सबको आपस में लड़वाएंगे, ठीक है जी। और फिर नीचे हम गोलकंडे लिखेंगे, आदिल शाही लिखेंगे, मराठे लिखेंगे, ठीक है जी। और ये साउथ इंडिया वाली साइड पर, और फिर इस तरीके से इन सब के ये जो फिर ऊपर जो है नवाब ऑफ औध लिखेंगे, फिर जो है झांसी की रानी लिखेंगे। ये सारी चीजों को हम फिर 562 स्टेट थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, 1947 में 562 छोटी छोटी स्टेट्स थी, यानी इतना फ्यूडलिज्म, इतना फ्यूडलिज्म। तो इस फ्यूडलिज्म में से हम कुछ फ्यूडलिज्म पढ़ेंगे और समझेंगे। उन मैं कुछ एक बताऊंगा आपको, 10 से 12 15 चीजें मैं आपको बताऊंगा, और उसके जरिए से आपका पूरा इंडो पाक का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा। ऐसा कॉन्सेप्ट कि आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेगा, और इसके रूट्स आपको पता चलेंगे कि जो आपकी ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है, कि ये कैसे आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ने दी और बर्तानिया ने दी, ठीक है जी। और कैसे, सबसे बड़ी बात देखें, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, जब आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर जाएंगे तो आप काबिल हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे, आपको मैं ये सिखा दूंगा इंशाल्लाह कि जो है किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे कैसे मुगल में फर्क था, और फिर मुगलों को कैसे अंडरटेक किया इसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हालांकि उसके रेवल जो है वो कितने लोग थे, लेकिन वो आस्ता आस्ता उसने अपनी पॉलिटिकल, अपनी डिप्लोमेसी के जरिए से, अपने वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से कैसे एक सेंट्रल पावर क्रिएट कर दी इंडिया में दोबारा से, और ऐसी सेंट्रल पावर कि वो आज इधर से चला गया लेकिन फिर भी उसका पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी हर चीज, आपको हर चीज का आइडिया हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू जो है ना क्रैम सम फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स जो है वो कर लो, फिर आपके जहन में हल्के हल्के सवाल होंगे, हाँ यार ये फलानी चीज है, ये फलाना राजा है, ये फलाना महाराजा है, ये फलानी चीज है। तो ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह फिर जब जोड़ने लगेंगे तो एक एक चीज जोड़ देंगे, बेफिक्र रहो। अच्छा जी, जहांगीर के बाद अब कौन आ गया जी? शहजादा सलीम के बाद कौन आ गया जी? शाहजहां, ठीक है जी। शहरयार 1627 से लेकर 1628 तक रहा, वो जो नूरजहां का बेटा था, लेकिन फिर कौन आ गया 1628 से 1658 तक? शाहजहां, ठीक है जी। शाहजहां जो है, और इसको शहजादा खुर्रम, शहजादा खुर्रम। तो ये शहजादा खुर्रम जो है, ये शहजादा खुर्रम जो है, इस असल में ये आपने अंडरस्टैंड रखना है। कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आपने ये लाजमी बात समझनी है कि आफ्टर बाबर, बाबर के बाद जब बाबर ने मुगल एम्पायर स्टैब्लिश कर ली, तो अब जो भी नया रूलर आ रहा है ना, वो अपने बाकी भाइयों को कत्ल करके ही आ रहा है। शाहजहां के भी 4 भाई थे, उसने 3 को कत्ल किया था, ठीक है जी। है हाँ, ये जहांगीर का बेटा है, शहजादा सलीम का बेटा है। शहजादा सलीम के 4 बेटे थे, उन बाकी 3 को कत्ल करके आएगा। इसके बाद औरंगजेब आएगा, अपने उसके भी 4 भाई, 3 भाई होंगे, उनको वो कत्ल करके आएगा। तो ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो वॉर ऑफ जो है ना वो सक्सेशन होती है, वो लाजमी होती है, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर इंटरव्यू परस्पेक्टिव आपको ये बात बहरहाल पता होनी चाहिए। तो आपकी 1608 ये शाहजहां का जो दौर है, इसके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो चेंज कैपिटल,
दिल्ली टू आगरा, फर्स्ट टू सिट ऑन पीकॉक थ्रोन, पहला बादशाह जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा। पीकॉक थ्रोन होता है मोर के पंख से बनाया हुआ एक, जो है ना, इसने तख्त बनवाया था अपने लिए, शाहजहां ने पहली बार बनवाया था। और मुगल आर्किटेक्ट्स, मुगल आर्किटेक्ट रीच्ड एट इट्स zenith इन दिस इरा। ठीक है जी, मुगल आर्किटेक्ट जो है वो इस दौर में जो है वो अपने, और इसकी अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसने कौन कौन सी, इसने जो है पहले नंबर पर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद कहां पर है जी? लाहौर में भी है, दिल्ली में भी है। हाँ, एक आगरा में भी है आगरा, दिल्ली में, और लाहौर में भी है। दिल्ली में। ठीक है जी, दिल्ली में भी है, पक्की बात, और दिल्ली में भी है जी। ठीक है जी, तीनों इसी ने बनवाई। नहीं, ये बनाई का नहीं पता, लेकिन 3। अच्छा जी, 3 है बरल जी मोती मस्जिद, लाहौर वाली भी आती है, आगरा वाली भी आती है, ये दो आती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों इसने बनवाई। ठीक है जी, अब उसके बाद जो है मोती मस्जिद के बाद आपके पास दूसरे नंबर पर हो गया आपका ताजमहल। ताजमहल जो है ये, इसकी बेगम थी, इसकी बेगम का नाम क्या था जी? अर्जुमंद बानो बेगम। और जब ये महल जो है वो इसको बाद में इसका नाम पड़ गया मुमताज महल। ठीक है जी, अर्जुमंद बानो बेगम भी आपको पता होना चाहिए और मुमताज महल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये अर्जुमंद जो बानो बेगम है ये किसकी बीवी है जी? इसकी बीवी है। और 1631 में ये डाइड हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है जी, तो बच्चा पैदा करते हुए ये जो है इसका ब्लड लॉस हो गया और ये मर गई। ठीक है जी, 1631 में। ठीक है जी, अर्जुमंद बानो बेगम, तो इसकी याद में बनाया है इसने ये ताजमहल। ठीक है जी, 1632 से लेकर ताजमहल 1648 तक इसका ये ड्यूरेशन है। और उस्ताद इज्जा, उस्ताद इज्जा जो है वो आर्किटेक्ट है इसका। ठीक है जी, और ये आगरा सिटी में है, और ये जामुना रिवर के ऊपर है। ठीक है जी, आपने दो बातें लिख लेनी है कि आगरा सिटी भी जमुना रिवर पर है और ताजमहल भी जमुना रिवर के किनारे पर है, जमुना रिवर बैंक। ठीक है जी, ताजमहल इसने बनाया। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जामिया मस्जिद दिल्ली। ठीक है जी, जामिया मस्जिद दिल्ली। उसके बाद जो है वजीर खान मॉस्क, वजीर खान मॉस्क। वजीर खान मॉस्क किसने बनवाई जी? वजीर खान मॉस्क किस सिटी में है जी? लाहौर में। ठीक है जी, और पांचवें नंबर पर जो है वजीर महाबत खान मॉस्क, महाबत खान मॉस्क। ठीक है जी, और ये कहां पर है जी? पिशावर में। उसके बाद इसको गार्डन बनाने का भी बड़ा शौक था। ठीक है जी, इसने जो है वो बनवाया शालीमार गार्डन। श्रीनगर कश्मीर।
ठीक है जी। शालामार गार्डन, सोलह सौ बयालीस में, ठीक है जी, लाहौर में, ठीक है जी। और जो है शाहजहां का और क्या है जी, रेड फोर्ट इसने बनाया, यानी रेड फोर्ट, ठीक है जी। आगरा फोर्ट इसने कंप्लीट किया, कंप्लीटेड बाय हिम, ठीक है जी। ओपोजिट टू ताजमहल, ताजमहल के बिल्कुल सामने है ये, ठीक है जी, आगरा में ही है, आगरा फोर्ट, ठीक है जी। तो हाँ, चबुर्जी गार्डन, शाहजहां मॉस्क ठट्ठा, शाहजहां मॉस्क ठट्ठा, शाहजहां मॉस्क ठट्ठा में बनवाई इसने। और जो है चबुर्जी गार्डन, चाबुर्जी गार्डन फॉर हिज ग्रैंड डॉटर, जेबुन्निसा, औरंगजेब डॉटर, ठीक है जी। तो ये जी इसके क्वेश्चन हैं सारे जो पीपीएससी में आए हुए हैं। अच्छा, बॉर्न इन 1592, बॉर्न इन बॉर्न इन 1592 लाहौर, ठीक है जी। बरेड इन लाहौर, शदरा लाहौर, और ये नहीं, ये तो वो वहां पर आगरा फोर्ट में है। जहांगीर बरेड, जहांगीर कहां पर बरेड हुआ, इसका बाप कहां बरेड हुआ, ये यहां पर लिख देते हैं, जहांगीर बरेड इन शादरा लाहौर, ठीक है जी, शादरा लाहौर में बरेड है। और ये कहाँ है जी, ये अभी अभी इसका अभी इसको नहीं मारना हमने, थोड़ी देर में मारेंगे इसको। क्या ये दिखा हुआ है, ब्रैकेट में, गूगल है। ठीक हो गया जी। तो ये लिख लिया। अच्छा, अब जी इसके थे, इसके भी चार बेटे हैं जी, तो ये तस्वीर ना, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, अभी इसका बरेड प्लेस बताता हूँ। अच्छा अच्छा, जहांगीर का आप कह रहे हैं, नहीं जहांगीर तो शदरा लाहौर में बरेड है, कश्मीर में कोई नहीं है मेरा ख्याल है। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास आ गया, इसके थे जी फोर सन्स, ठीक है जी। पहला जी इसका सन है दारा शिकू,
ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, यमुना रिवर है, यमुना रिवर, यमुना रिवर नहीं लिखा है मैंने, जमुना रिवर भी। यमुना यमुना एक ही बात हाँ है। जी। अच्छा, दारा शिकू, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद जो है एक इसका शाहजहां का बेटा था वो मिर्जा, उसका नाम अब मेरे दिल से निकला हुआ है, मिर्जा। ठीक है जी, ये बंगाल में था, और एक और इसका भाई था। ठीक है जी, तो ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल वाले को, और एक जो है ना इसी के साथ मिल गया था औरंगजेब के साथ, और उसको फिर इसने बाद में मार दिया था। ठीक है जी, अब ये दारा सिकू जो है ये बड़ा बेटा है। 1657 में औरंगजेब शाहजहां के बारे में ना मशहूर हो गया 1657 में कि जो है ना ये मर गया। इसकी जो थी ना बहन औरंगजेब की, उसने ऐसा प्रोपोगेट किया कि ये मर गया। ठीक है जी, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन 16 अब बेटे चारों के चारे वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होगी 1657 में। और ये दारा सिकू जो है ना ये बड़ा बेटा था, ये उस टाइम पर कहां पर था जी, लाहौर में था। ठीक है जी, ये लाहौर में था, औरंगजेब जो है दक्कन में था, और वो मिर्जा जो है वो बंगाल में था। ठीक है जी, तो अब ये जो दारा शिकू है ना ये बड़ा बेटा है, इसके इसने ये है ना मियां मीर का डिसाइपल है, मियां मीर। ये मियां मीर कौन है जी? हजरत मियां मीर, ये जिन्होंने जो है ना स्टोन रखा है, फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन जो है ना फॉर जो है वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। ठीक है जी, और ये क्या है जी? गोल्डन टेम्पल इबादत गाह है किसकी जी? सिखों की। गोल्डन टेम्पल की जी जो है ना इसने बुनियाद रखी है। हजरत मियां मीर का ये क्या है? डिसाइपल है। डिसाइपल कहते हैं मुरीद को। ठीक है जी, हजरत मियां मीर का क्या है जी? ये मुरीद है दारा सिकू, और इसने किताब लिखी है, बुक रिटन मिंगलिंग ऑफ टू रिवर, मिंगलिंग ऑफ टू रिवर, मजमा अल बहरैन, मजमा अल बहरैन, मिंगलिंग ऑफ टू रिवर, इसने किताब लिखी है। तो जी अब औरंगजेब जो है वो हैदराबाद दक्कन में है। ठीक है जी, अब इन दोनों के दरमियान जो है वॉर हुई है। एक है धर्म, और दूसरी है सामूगढ़, बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़ कब हुई है जी? 1658 में हुई है। और जो है ना ये कौन जीत गया है जी बैटल ऑफ सामूगढ़? औरंगजेब वॉन। वॉन, औरंगजेब जीत गया। और फिर क्या हुआ जी? औरंगजेब जीतने के बाद इसने जो है ना औरंगजेब 1658 में बिकेम एम्परर। ठीक है जी, बादशाह बन गया। और इसने ही किल्ड हिज ऑल फोर ब्रदर्स, ऑल थ्री ब्रदर्स, एंड imprisoned his father Shahjahan in Agra fort for 8 years, 1658 to 1666. Finally, Shahjahan
buried in Taj Mahal in 1666। ये सारे सवाल हैं बीपीएससी के, ठीक है, ये सारे सवाल आते हैं बीपीएससी के। तो ये जी दारा शिकोह और औरंगजेब के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और औरंगजेब क्या बन गया जी, विक्टोरियस बन गया। हाँ, शुजा, शुजा बंगाल वाला शुजा था, शाह शुजा। हाँ, बहर, मजमल बहरैन, मिंगलिंग ऑफ टू ओशंस। बहर तो ओशन को कहते हैं, सही है। और जी चलो जी दूसरे लो। नॉट इंपॉर्टेंट, दूसरी बॉटल वैसे थी द्रांत, बैटल ऑफ द्रांत, नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो फाइनल बैटल जिसमें ये इसने सबडू कर दिया ना उसको, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब जी औरंगजेब आलमगीर क्या बन गया जी, औरंगजेब आलमगीर 1658 से लेकर 1707 तक। ठीक है जी, 1658 से लेकर 1707 तक जो है ये हुक्मरान रहा। तो अब ये जी इसने फतावा आलमगीरी लिखी है। अच्छा चलो हल्का सा टच देता हूं, ज्यादा नहीं, हल्का टच। अच्छा, हल्का टच, हल्का टच क्या, हल्का टच ये, एक तो मैंने आपको कहा था कि ये थोड़े बहुत एरियाज देखने हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने देखे होंगे। हल्का सा अब मैं देखें, थोड़ी सी इंडिया की कंडीशन को समझें। ये है काबुल, ये है कंधार, ये है लाहौर, ये है मुल्तान, ये है सिंध। ठीक है जी, ये है गुजरात, ये है अहमदाबाद, ठीक है जी, ये है अजमेर, ये है दिल्ली, ये है आगरा, ये है औध, ये है इलाहाबाद, है, ये है पटना, ये है बिहार और ये है बंगाल, है। अच्छा, ये है हुगली, है, ये है चिटागोंग। ऐसे पॉइंट्स आप लोगों ने भी करने हैं मेंशन, है। ये है राजस्थान का एरिया पूरा, है। ये है दक्कन का एरिया, हैदराबाद दक्कन, यहां पर अहमदनगर, यहां पर अहमदनगर, यहां पर मरहटा, यहां पर मराठा के इस तरफ बीजापुर, ठीक है जी, बीजापुर, यहां पर
गोकवंडे, बीजापुर के इधर गोकवंडे, और इधर क्या है जी, इधर क्या है जी, विजयनगर। है? क्या ना, नहीं पूछते पूछते नहीं, पूछना छोड़ो, मैं बताता हूं क्या बात है। अब देखो, बात यह है कि पहले थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कहां से कहां तक थी, ये यहां से लेके मैक्सिमम एक्सटेंट उसका यही रहा है, दिल्ली सल्तनत का, बस नॉर्थ इंडिया। ठीक है जी। अब ये नीचे क्या है, सारा का सारा साउथ, और इधर क्या है जी, मेवाड़, मालवा है, मेवाड़, मालवा, ये सारे छोटे 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 किंगडम। ये सारे छोटे छोटे किंगडम। हाँ, नहीं वो तो बाद की कहानी है ना, उससे पहले ये किंगडम है, छोटे 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 इंडिया में सारे किंगडम है। अब पहले आया बाबर। बाबर के पास था ये वाला एरिया। ठीक है जी। उसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं से ये सारा कुछ छिन गया, हुमायूं फिर चला गया, और ये भी इनके पास है। ठीक है जी, ये भी बाबर ने ये भी लिया हुआ था। ठीक है जी। अब इनके पास है ये वाला एरिया। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर ने भाईजान ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, अहमदनगर के अलावा। अहमदनगर आपने मैप पे देखना है, अहमदनगर के अलावा बाकी एरिया ऊपर वाला किसने कर लिया कैप्चर, अकबर ने। उसके बाद आ गया आपका जो है, अकबर के बाद जहांगीर। ठीक है जी, जहांगीर ने अहमदनगर वाला हिस्सा कैप्चर कर लिया, और मेवाड़, इस जगह पर एक मेवाड़ छोटी सी रियासत थी राजपूतों की, उसको भी कैप्चर कर लिया जहांगीर ने। अब ये है बिरार, ये है बीजापुर, और ये है गोकवंडे, और ये है मरहटे। मरहटे, बीजापुर, और ये गोकवंडे। असल में देखो, ट्रेड तो इजीली हो सकता है, सारा चक्कर होता है हुक्मरानों को ट्रेड से। ट्रेड कैसे हो सकता है, यहां से इनके पास गुजरात है, गुजरात तो कर लिया था ना उसने कैप्चर, ये गुजरात वाला एरिया कर लिया था जी कैप्चर अकबर ने। ठीक है जी, अकबर ने ये गुजरात वाला एरिया कैप्चर कर लिया था। अब ये वाली कोस्ट लाइन उनके पास है, यहाँ की सारी ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। ये आपका सेंट्रल एशिया से ये सारा यहाँ से ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका से आओ, अफ्रीका से होते हुए ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए ये बंगाल तक भी ये ट्रेड का रूट ओके है, बंगाल का भी ट्रेड रूट ओके है। ठीक है जी, ये भी ट्रेड रूट यहां से भी हो सकता है एस्टेब्लिश। लेकिन रोला ये है कि हम ये, लेकिन ये जो चीजें ना ये बड़े अमीर रीजन है। क्यों, बीजापुर को भी कोस्ट लाइन लगती है, गोकवांडे को भी लगती है, और मराठों को भी लगती है, और ये इस कोस्ट लाइन के जरिए से, और ये दोनों बीजापुर और गोकवंडे ये शी हैं। ये क्या है, बीजापुर और गोकवंडे। यहां पर छोटी सी एक निक्की सी मैसूर की भी स्टेट है, मैसूर की भी स्टेट है, ये आप बेशक लिख लो। मैं बीजापुर, बीजापुर में थी आदिल शाही डिनासिटी। ठीक है जी, और गोकवंडे में थी कुतुब शाही डिनासिटी। ठीक है जी, और जो है मराठों के लिखो जी, जो है शिवाजी, उसके बाद संभाजी, बालाजी, लक्ष्मी बालाजी है,
और नाना साहेब है, नाना साहेब ये 4 लिख लो है, 4 लिख लो, इनको कनेक्ट करेंगे नाम, चलो ये याद कर लेना, ठीक है। इनको मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या इनके रूल वो है। मराठों के मैंने कौन कौन से लीडर बताए, शिवाजी, ठीक है जी, सांभा, ठीक है जी, सांभा को जो है ये इसने औरंगजेब मरवाएगा, सांभा को औरंगजेब मरवाएगा है। उसके बाद जी सांभा के बाद बालाजी, बालाजी बाजी, इनके जो टाइटुलर इनका टाइटुलर हेड होता है उसके लिए ये जो है ना वो रखते हैं बाजीराव, ठीक है जी। शिवाजी को भी कहते हैं आगरा फोर्ट में कैद कर दिया था उसने, उसके ऊपर एक किताब भी है, बाजीराव सिंघम ने जो है वो क्या किया है, हाँ वो बाजीराव सिंघम ने पता नहीं क्या किया तो क्या नहीं किया, वो एक डायलॉग है उसका, बाजीराव सिंघम ने प्यार किया है, ये नहीं किया तो फलाना नहीं किया तो ढींगना नहीं किया, ठीक है जी। तो बाजीराव सिंघम शिवाजी जो है, शिवाजी जो है ना ना वो और है। अच्छा तो अब ये 4 मैं लीडर लिखवा रहा हूं दोबारा, एक जी शिवाजी, उसके बाद सांभा, उसके बाद लक्ष्मी बालाजी, ठीक है जी, लक्ष्मी बालाजी बाजीराव, साहब के साथ बाजीराव लगाई रखो, ठीक है जी, और नाना साहेब, नाना साहेब, ठीक है जी। और ये आप जो वो है ना गोकवांडे, गोकवांडे जो स्टेट है, इस तरफ जो स्टेट है गोकवांडे, गोकवांडे में लिखो जी कुतुब शाही डिनासिटी और मलिक अंबर, मलिक अंबर और फतेह शाह, मलिक अंबर और फतेह शाह, और जो है वो बीजा बीजापुरी, बीजापुरी जो है ना बीजापुरी, बीजापुरी लिखो, बीजापुरी क्या लिखोगे जी, बीजापुरी में है आदिल शाही डिनासिटी, ठीक है जी, आदिल शाही डिनासिटी है। और ये दोनों क्या है जी शिया डिनासिटीज है, ये दोनों क्या है जी शिया। अच्छा तो बस ये अभी आप नाम लिख के रखो, ठीक है जी। तो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में मैं आपको बताऊंगा कि ये जब देखो जब अकबर आया ना, अकबर ने ये वाला पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, बैटल ऑफ सामूगढ़ 1658 लिख लो, ठीक है। 1657 का ऑप्शन नहीं देता वरना हुई 1657 में एक्चुअल में, ठीक है जी। जो एक्चुअल बैटल है पीपीएससी 1657 का ऑप्शन नहीं देता, अगर ऑप्शन दे तो 1657 लगाया, समझ बात। अच्छा चलो अब मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा था, हाँ हाँ अकबर की मैं बात कर रहा था, अकबर की मैं ये बात कर रहा था कि अकबर ने देखो यहां तक जो है ना एरिया हम अहमदनगर तक, अहमदनगर के ऊपर तक जो है एरिया कैप्चर कर लिया। और जो शाहजहां है ना, शाहजहां ने ये बीजापुरी को भी और गोकवांडे को भी, इन दोनों को उसने अपनी सुजरैनिटी में ले लिया। सुजरैनिटी कहते हैं कि यानी वो अपने नीचे लगा लिया, यानी ये 2 लाख रुपए सालाना जो है उसे देते थे, फिदिया वगैरह जो भी तावान कहते हैं, तावान देते थे उसको एनुअली, ठीक है जी। यानी थे तो इंडिपेंडेंट लेकिन उसकी अंडर थे, ठीक है जी। यानी ये बीजापुरी और गोकवांडे उसके अंडर आ चुके थे, किसके अंडर आ चुके थे, शाहजहां के दौर पर, लेकिन थे इनके अपने रूलर इसमें, ठीक है जी। जो आदिल शाही डिनासिटी थी और कुतुब शाही डिनासिटी थी वो मिल गए थे शाहजहां के साथ, यानी शाहजहां की सुपरमेसी उन्होंने मान ली थी। यानी अब मैं बताता हूं असल में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ये करती थी अकबर की, स्पेशली अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपने बाप जो है कौन था अकबर का बाप, हुमायूं। अकबर ने हुमायूं से जो है ना वो जो सल्तनत ली वो बिल्कुल ही मुख्तसर थी। वो जब एक्सपेंड करता गया ना और वो कुछ लेवरेजेस देता गया, वो जब भी किसी इलाके पर हमला करता था ना वहां के लोकल बंदे को ही उधर बिठाता था, उससे उसकी सल्तनत वापस नहीं लेता था। और फिर उसने अलल ऐलान बात कर दी थी कि जिसका लड़ने का दिल है आके लड़ ले मैदान में,
उसे हराऊंगा, उसके बाद उसी को उसके सल्तनत में बिठाऊंगा। तो राजे महाराजे सोचते थे यार हमें ही तो वो बिठाता है। और मेवाड़ के राजा जो थे जो है उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह के बाद, जिसके साथ उसने 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाट लड़ी है, 1506, उसके जो बेटे थे उनको उसने इस हद तक छूट दी हुई थी, इस हद तक उसने छूट दी हुई थी कि तुम मेरे दरबार में आकर मुझे सजदा भी ना करो, है? उनको इस हद तक छूट दी हुई थी। हालांकि मेवाड़ को हरा दिया था, महाराजा प्रताप को हरा दिया था, लेकिन उसी के बेटे को बैठा रहने दिया मेवाड़ में, और बाद में उसको इस हद तक छूट दे दी कि तू मेरे दरबार में भी है ना। वरना बाकियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, उनको हराता था, उनको हराकर क्या करता था, उनको हराकर उनके ही लोगों को उधर बिठा देता था। लेकिन अब वो समझ चुके होते थे कि हमारी मिलिट्री की कोई वैल्यू नहीं है, हम इनसे नहीं जी सकते थे। इस तरीके से अकबर ने इंडिया में मनसबदारी सिस्टम जो है वो कायम कर दिया। मेवाड़ को बस बेशक ये इजाजत थी कि तुम मेरे दरबार में आकर मुझे सजदा ना करो, मेरी बल्ले बल्ले ना करो, लेकिन उसके ऊपर ये शर्त लाजमी थी, जब फौज के लिए बुलाऊं तो अपनी कैवेलरी भेज देना और खुद भी हाजिर हो जाना। जब मैं कहीं रेड करने जाऊं मेरे साथ इतने बंदे तुमने भेजने हैं, ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वरना फिर मैं आ जाऊंगा और तुम्हारी फिर दोबारा स्टेट को नेक्स्ट कर लूंगा। इस तरीके से उसने सेंट्रल अथॉरिटी कायम की हुई थी। लेकिन इस सेंट्रल अथॉरिटी के खिलाफ कुछ राजे महाराजे अभी तक थे। जैसे मेवाड़ ने सबड्यू नहीं किया, बंगाल में अफगान जो डिनासिटी थी उसने सबड्यू नहीं किया पूरी तरह से, उनके रेमिनेंट्स थोड़े थोड़े उधर बैठे हुए। और इसी सिनेरियो में अब अहमदनगर, बीजापुरी, गोकवंडे, ये दोनों सुवरेनिटी में तो हैं लेकिन टेक ओवर नहीं किया हुआ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने जब औरंगजेब आया। क्लियर? अब यहां पर मुगल हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ये यानी वो इस कॉन्टेक्स्ट में आप, अब मैं ये समझूंगा कि ये इतनी स्टोरी आप इतनी सी हजम कर लो, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक स्टोरी मजीद जब लॉन्च करूंगा, क्योंकि अब इन सब लोगों ने, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जब इनको नजर आएगा कि मुगलों से एक बड़ी पावर आ गई है, तो ये सारे उस पावर के साथ मिल जाएंगे और फिर मुगलों को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर देंगे। और फिर ऐसा 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 मुगल जो है मुगलों से काबुल चला जाएगा, कंधार चला जाएगा, और 1739 में नादिर शाह फिर इधर से अटैक कर देगा। ये वाला फ्रंटियर खाली हो जाएगा और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से जैसे ही कोई खाली करोगे तो यहां से तो अटैक आएगा, है? यहां से तो अटैक आएगा, ये तो हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो जैसे ही ये फ्रंटियर खाली होगा तो यहां से अटैक आ जाएगा, और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में जाकर होगा, क्योंकि अब यहां पर कुछ पावरफुल प्लेयर्स आ गए हैं। और वो पावरफुल प्लेयर्स कौन है, बल्कि हमारा टाइम हम सवाल करते हैं। आजा, औरंगजेब आलमगीर, फतावा आलमगीरी, बादशाही मॉस्क, सोलह सौ 73। उसके बाद भी इसने इसकी कोर्ट में अब बर्नियर के बारे में सवाल आता है। बर्नियर केम टू दारा शिकू कोर्ट but after death of Dara Shikoh, associated with औरंगजेब इन 1659। बर्नियर, और ये बर्नियर कौन है जी, ये एक फिजिशियन है, ठीक है जी। सवाल क्या आता है कि बर्नियर किसकी कोर्ट के साथ एसोसिएट हुआ, तो दारा शिकू तो ऑप्शन में होता ही नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, औरंगजेब, ठीक है जी।
तो बर्नियर जो है वो इसकी कोर्ट में आया और इसने फतावा आलमगीरी और इसने दीन इलाही को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश्ड टू अपीज, अपीज का मतलब होता है खुश करने के लिए, टू अपीज सुन्नी मुस्लिम। अच्छा, अब क्योंकि ये हनफी मुस्लिम था और जो है ना इसे जिंदा पीर भी कहते हैं, ठीक है जी। ये हनफी मुस्लिम था इसलिए ये आदिल शाही और कुतुब शाही के बड़ा खिलाफ था और इसने उन दोनों को क्या कर लिया था, बीजापुरी को और गोकवंडे को इसने एनेक्स कर लिया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मैं सारे बना दूंगा, कॉन्सेप्ट की टेंशन न लो, कॉन्सेप्ट तो मेरे पास है ना, कॉन्सेप्ट तो मैं आपके अंदर ऐसे घोल दूंगा। असल बात है ये सवाल याद करना, ये सवाल याद करो, कॉन्सेप्ट तो मेरे बाएं हाथ की गेम है, ये तो याद करो ना पहले, जैसे मुझे याद है हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्यन उदय 1520 में है, ऐसे कड़ 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 कड़ा लो। अच्छा, उसके बाद जी औरंगजेब जिंदा पीर, बर्नियर केम, तो उसके बाद जी इसने अपील करने के लिए वो किया। उसके बाद जी औरंगजेब आलमगीर ने 9th सिख गुरु गुरु तेज बहादुर एग्जीक्यूटेड बाय हिम। अब मुगल कोर्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, ठीक है जी, मुगल कोर्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। अच्छा जी, मैक्सिमम टेरिटोरियल गेन, अच्छा, स्पेंड 25 years इन साउथ, 25 साल इसने ना क्या किया, 25 साल इसने स्पेंड कर दिए साउथ। साउथ से मुराद मेरी क्या है, दक्कन, बीजापुर, गोकवंड, गोकवंडे, मरहट्टे और विजयनगर। अब देखो छोटा मैप बनाते हैं, ये इंडिया है। अब देखो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान साथ में है, ठीक है जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब यहां से लेकर यहां तक इसका जो है ना, ये यहां तक सिर्फ इतना था, विजयनगर इसके पास नहीं था, बाकी पूरे एरिया पर इसकी हुकूमत थी, पूरे एरिया पर किसकी हुकूमत थी, हुमायूं, इसकी औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी इस पूरे एरिया पर। तो ये सबसे ज्यादा टेरिटोरियल गेन इसके पास हुआ है। लेकिन 25 साल इधर गुजारने की वजह से ना हुआ क्या, इसका ये वाला एरिया दिल्ली वीक पड़ गया, लाहौर वीक पड़ गया, काबुल वीक पड़ गया, ये वीक पड़ गया, कंधार वीक पड़ गया। और बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन आई वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि, और इधर करप्शन बढ़ गई और इधर जो है कंट्रोल सेंटर का खत्म हो गया। तो इसके जो बेटे थे ना बाद में वो इसको टेकअप नहीं कर सके और फिर उसके बाद ये ऐसा ऐसा जो है खत्म होना शुरू हो गया। समझ आ रही है बात की? इसलिए ये दिस वाज द पॉइंट एक्चुअली वेयर मुगल वाज इट्स डिक्लाइन। मुगल इसके बाद कहां पर पहुंच गए, अपने डिक्लाइन पर। हाँ हाँ, जिजिया टैक्स इसने रिवाइव किया, जो अकबर ने 1564 में जो अबॉलिश किया था वो इसने क्या कर दिया, जिजिया टैक्स रिवाइव कर दिया।
और औरंगाबाद, औरंगाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद, फुलदाबाद, महाराष्ट्र, यूपी। सारे लिखो, दौलताबाद, औरंगाबाद, फुलदाबाद, महाराष्ट्र, यूपी। अच्छा, एक जगह थी, उसका नाम था, एक जगह थी उसका नाम था पहले दौलताबाद, फिर उसका नाम तब्दील हुआ और नाम रख दिया गया दौलताबाद के बाद क्या जी, औरंगाबाद। औरंगजेब के दौर में क्या रख दिया गया, औरंगाबाद। और आजकल क्या है जी, फुलदाबाद। ठीक है जी। और ये है किस जगह पर, डिस्ट्रिक्ट क्या है, महाराष्ट्र। और स्टेट कौन सी है, यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, स्टेट जहां पर ये बरीड है। हैं? चलो, इन सारी जगहों का क्या है, हैं? नाम चेंज करते हैं। नाम से बस ये लिख लो सारी जगह। अभी 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 अपने आपने अपनी एफर्ट सारी की सारी किस पे लगानी है, अपनी एफर्ट सारी की सारी इन चीजों को याद करो। कॉन्सेप्ट मेरे दिन में ऐसे बिठाऊंगा, ऐसे बिठाऊंगा, ये चीजें हल्की हल्की अपने जहन में रख लो। बस ऐसा कॉन्सेप्ट बना दूंगा, पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बनाऊंगा कि बस ऐसे बच्चों वाला याद होगा कि यार ये ऐसे, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में है? उसके बाद जी इसका बेटा आया बना। चलो बस आज बहुत है, आज बहुत है। कोई सवाल है तो पूछो, कोई सवाल है तो पूछो। हाँ वकार भाई पूछो ना। वकास भाई, बीजापुरी और गोकवंडे को शाहजहां ने अपनी सुजरैनिटी में ले लिया। सुजरैनिटी का यह मतलब कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं छेड़ा। शाहजहां अहमदनगर, अब ये है अहमदनगर, शाहजहां अहमदनगर में आ गया। अहमदनगर के बिल्कुल नीचे यहां पर है बीजापुर और यहां पर है गोकवंडे। उसने अहमदनगर में आकर इन दोनों को कहा, कुतुब शाही को और आदिल शाही डिनासिटी दोनों को कहा, दोनों के हुक्मरानों को कहा कि हाँ भाई मेरी बात माननी है या मैं तुम पर अटैक कर दूं। तो वो दोनों मान गए कि हाँ भाई हम आपकी बात मानते हैं। तो उसने उनको नहीं छेड़ा। बात यही थी कि मेरे कोर्ट में आकर हाजिरी देनी है, मुझे वो देने हैं, पैसे देने हैं, मुझे सारा कुछ करना है। लेकिन फिर जब औरंगजेब आया ना, अब औरंगजेब यहां पर बैठे हैं इस कोस्टल एरिया पर, मरहटे। इस कोस्टल एरिया पर कौन बैठे हैं, मरहटे। अब वो इन मरहटों को हराना चाहता था, इनकी पावर को खत्म करना चाहता था औरंगजेब। तो इसके लिए उसने बीजापुर को और गोकवंडे को, दोनों को कैप्चर कर लिया। उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ले लिया इनको। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन उधर खत्म हो गई, अपने वजीरों को इधर बिठा दिया। पहले तो मलिक अंबर बैठा था, मलिक अंबर के बाद शाह फतेह बैठा था, उसका बेटा। लेकिन अब अपने लोगों को बिठा दिया। समझ आई वकास भाई? हाँ, और कोई सवाल? और पूछो, और पूछो, और पूछो, पूछो भाई। हाँ भाई पूछो। तो पूछ ही नहीं रहा, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा। कोई सवाल पूछो, उसमें मैं हल्का फुल्का आपका कॉन्सेप्ट बनवा दिया करूंगा। इनको पूछो भाई। हाँ भाई पूछो भाई, सवाल पूछो, सवाल। प्रकाश भाई कोई सवाल सवाल पूछो यार, उसमें कोई हल्की फुल्की हम बताएं बात। तारिक भाई आप पूछो कुछ।
हैं? नहीं बना कोई सवाल? चलो फिर ठीक है, फिर ओके, फिर अगर सवाल नहीं है कोई तो। ये सिखों का जो उन्होंने वो बनाया है, अमृतसर में क्या बनाया था? हाँ, हजरत मियाँ मीर जो है ना, हजरत मियाँ मीर ये डिसाइपल थे। हजरत मियाँ मीर का मुरीद था दारा सिकू जो कि शाहजहां का बड़ा बेटा था। और ये जो हजरत मियाँ मीर हैं ये एक पीर हैं, जिनका दरबार किधर है? हजरत मियाँ मीर का लिख लो, ये भी सवाल है, लाहौर में। हजरत मियाँ मीर का भी दरबार किधर है जी? और ये कहाँ मदफून है? लाहौर में हजरत मियाँ मीर। और इन्होंने अमृतसर में, जो पंजाब में, इंडियन पंजाब में अमृतसर है, वहां पर एक गोल्डन टेम्पल, एक टेम्पल थी जो कि सिखों की इबादत गाह है, उसकी बुनियाद रखी थी। सिख इसके अंदर भी आते हैं। हाँ, सिखों को मानने वाले। इसने आगरा में क्यों कर दिया था? अब दिल्ली टू आगरा इसने इसलिए शिफ्ट कर दिया था कि अब देखें, कोई इतनी ज्यादा इस मामले में इतनी ज्यादा वो नहीं थी। एक बार जो है ना, जब लाहौर कैपिटल शिफ्ट किया है ना अकबर ने, उसकी कोई खास वजह थी, इसकी कोई खास वजह नहीं थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इतनी बड़ी वजह नहीं थी आगरा टू जो है दिल्ली टू आगरा चेंज करने की। हाँ, अकबर ने जो चेंज किया है लाहौर, उसकी वजह थी। और कैपिटल शिफ्ट क्यों किया जाता है? अब इसने साउथ की तरफ कैपिटल क्यों लेकर गया, ये या वो वेस्ट की तरफ क्यों लेकर गए? क्योंकि उसने काबुल को कंट्रोल में करना था, उधर वाले एरिया को कैप्चर करना है, उधर अपना कैपिटल ले जाओ। नीचे वाले एरिया को कैप्चर करना है, उधर के इधर इधर उधर के लोगों को डरा के रखना है, उधर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दो। तो आगरा के जो इधर उधर वाले एरिया थे उनको संभालने के लिए उसने आगरा के अंदर कैपिटल शिफ्ट कर दी। ये वजह थी, समझ आई? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जो है वो, हमने वैसे तो टॉपिक ये पूरा पढ़ना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अलग टॉपिक होगा, इसके 4 5 6 लेक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली, मैं अगर आप लोग हजम कर सको, 31 दिसंबर 1600 को जॉन वाट ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की। असल में बेसिकली इंडिया में वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर था, 1492 में उसने जो है सी रूट डिस्कवर कर लिया अफ्रीका से, केप ऑफ गुड होप से होता हुआ वो इंडिया आ गया, जो कि एक पुर्तगाली था। अब यहां पर पुर्तगाल ने अपनी पोर्ट्स जो है, ये जो रीजन है पूरा का पूरा, ये इस पूरे रीजन के ऊपर, सिर्फ इतना सा रीजन छोड़ के इस पूरे रीजन के ऊपर किसकी जी, इसमें मैं थोड़े बहुत नाम भी ले देता हूं, सूरत, बॉम्बे, गोवा, कालीकट, अहमदाबाद, गुजरात है, मद्रास, हुगली, चिटागोंग, ये इधर सारी फोर्स किसने एस्टेब्लिश कर ली? पुर्तगालियों ने। और क्योंकि पुर्तगाली इधर सबसे पहले पहुंच गए, अब उसके बाद उनका अल्फांसो, उनके डिफरेंट जो है ना इधर के गवर्नर भी बनते रहे और वो इधर ट्रेड करते रहे। लेकिन यहां पर क्योंकि उस वक्त कौन था, उस वक्त जो है मुगल अपनी अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर चुके थे, या शेर शाह सूरी अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर चुका था, ठीक है जी। इसलिए मुगल पुर्तगालियों को, और पुर्तगाली इतनी बड़ी तादाद में इधर आ भी नहीं सकते थे, पुर्तगाल आपको पता है इतना सा मुल्क है, वो उनको इवन के पुर्तगाली जो है किसी लोकल रूलर को भी नहीं हरा सकते, पुर्तगालियों के पास जमीन पर इतनी पावर भी नहीं है, ठीक है जी। तो वो जमीन पर बस उन्होंने ये है कि जो कोस्टल एरियाज हैं इन पर अपनी पोर्ट्स स्टैब्लिश कर ली, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर 1600 को जब ये ट्रेड देखी जेम्स वन ने, ठीक है जी, जेम्स वन ने, तो जेम्स वन ने क्या किया जी, जो है सॉरी क्वीन एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी, उसने जब देखा तो उसने एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, 31 दिसंबर 1600 को जॉन वॉट ने जो इस्टेब्लिश की थी, उसे प्रिविलेजेस दे दी। प्रिविलेजेस क्या होती हैं? प्रिविलेजेस होती हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ आप एक कंपनी है जो बरतानिया की तरफ से इंडिया में जाकर ट्रेड कर सकते हैं।
इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया बर्तानिया की इधर 3-4 और कंपनियां आई होती तो वो तो कंपनी आपस में लड़ना शुरू कर देती। तो इसलिए कि भाई सिर्फ एक कंपनी भेजो ताकि वो एकजुट होकर उधर के लोगों से जो है ट्रेड कर सके और बर्तानिया को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। इसलिए सिर्फ एक कंपनी को क्या दे दिया, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट दे दिया। चार्टर एक्ट क्या है? प्रिविलेजेस है जो जॉन वॉट ने स्टैब्लिश की है। अब मुगल उनको कहां आने देते हैं? 1600 में तो आपको पता है कौन है? अकबर। और अकबर तो अहमदनगर तक आया हुआ है, एक सेंट्रल पावर है अकबर की। अकबर के साथ हिंदू भी हैं, अकबर के साथ मुसलमान भी हैं, अकबर के साथ सिख भी हैं, अकबर के साथ जैन भी हैं, अकबर के साथ सारे अकबर के साथ में। अकबर की कोई मुखालफत नहीं कर रहा। अकबर सोल अथॉरिटी है, ठीक है जी। और वो उसकी अथॉरिटी को कोई, तो अब जी उसकी राल्फ फिस्ट को इन्होंने पहले नुमाइंदे के तौर पर ऐसे जा जरा कन्नी कुन्नी देख कर आ जरा उधर, वो आया कन्नी कुन्नी देख कर चला गया। उसके बाद 1605 में जब मरा, वार सक्सेशन हुई, उसमें थोड़ी सी जो है क्या होगी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी कमी महसूस हुई। अब जहांगीर के लिए जी तोहफे लाए जा रहे हैं, ठीक है जी। अपने इलाके से बहुत सारी सौगातें लाई जा रही हैं, ठीक है जी। लड़कियां पेश की जा रही हैं, काफी कुछ उसको दिया जा रहा है, रिश्वतें दी जा रही हैं उसको। और ये कौन आया जी? पहला उनका थॉमस हॉकिंस, 1608 में उनका बंदा आया जो, और उसने अपनी क्या कर दी, आकर स्टैब्लिश कर दी बात। फिर उसके बाद जो है 1615 में, लेकिन वो इजाजत नहीं ले सका ट्रेड की, ठीक है जी। 1615 में सर थॉमस रॉ आया, इसको फारसी जबान भी आती थी। तो ये जहांगीर के साथ इसने ट्रेड, इसने जो ना किया, इसने बातें शातें की, जबान शबान अंग्रेजों का बताया कि हम तो भाई भाईजान अमेरिका पहुंच गए हैं, हम तो ये इधर आ गए हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया। फारसी में बड़ा उसको अपनी बताया कि भाई हम तो इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं, हम आपको ये देंगे, हम फलाना देंगे ढिंगना देंगे। उसने कहा अच्छा चल यार, तू अहमदाबाद में, गुजरात में, आगरा में, तू हर जगह जो है ना अपनी पोर्ट वगैरह बना ले। उसे कमर्शियल प्रिविलेजेस दे दी। किसको? सर थॉमस रॉ को। अब जब सर, लेकिन अभी भी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो मनसबदारी सिस्टम है उस वो इंटैक्ट है, ठीक है जी। जहांगीर ने ना कोई इलाका खोया और ना ही कोई नया इलाका पाया, लेकिन उसने जो है जो उसके बाप का इलाका था उसको कायम रखा। शाहजहां आया, उसने जो है अहमदनगर भी एनेक्स कर लिया और बीजापुर और गोकवंडे को भी अपनी सुजरैनिटी में ले लिया है। उसके बाद जो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मजीद, ये फिर किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे यार, मजा आ रहा है। हैं? यार ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा। मैं तो बैठा खड़ा खड़ा पूरी अभी इंडियन हिस्ट्री मुका दूंगा, मैं तो मुका दूंगा, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट भी मुका दूंगा, फिर ऐसे कुछ फायदा नहीं है। इंडिया के साथ किसका? चलो अच्छा, ये बात ना कल मुझे याद दिलाना, आज दांत में दर्द है थोड़ा, तो कल करेंगे, अभी दांत की दवाई लेनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। हैं, यह है कुछ, कल ये बात आपकी क्लियर कराएंगे इंशाल्लाह। क्या? नहीं नहीं, ये ठीक है भाईजान, ओके, अल्लाह हाफिज।